शादी को हुए अभी 45 ही दिन हुए थे। शादी का 45वां दिन था और बीच रोड पर एक दूल्हे को गोलियों से भून दिया जाता है। फिर दोस्तों दहाड़े मारकर उसकी पत्नी रोने लगती है, पर एक गलती से राज खुल जाता है कि यह घटना आखिर किसने करवाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश कुमार और पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। इस कहानी के अंदर एक ऐसा राज उजागर होगा जिससे हमें बहुत ही सतर्कता और सावधानी बरतने का यहाँ पर एक तरह से आइडिया आएगा अपने जीवन के अंदर। तो यह घटना बिहार के औरंगाबाद ज़िले के अंदर एक कबीर नगर थाना पड़ता है। कबीर नगर थाना क्षेत्र के अंदर एक मेन हाईवे है जो कि जंगलों से गुजरता है। उस मेन हाईवे पर एक शख्स बाइक से गुजर रहा था और जैसे वह बाइक से गुजर रहा था तभी दोस्तों उसके साइड में और कुछ लोग बाइक पर सवार होकर आ जाते हैं और चलती हुई बाइक पर उस युवक को गोलियों से भून डालते हैं। युवक तुरंत ही वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है। आस पड़ोस के लोग यह खबर पुलिस को देते हैं। पुलिस के पास जाकर के सारी सच्चाई जब बताई जाती है तो पुलिस तुरंत यहाँ पर मौके पर आती है। आकर के देखती है कि भाई युवक को गोलियों से भूना गया है। तो युवक के कपड़ों में से उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड पुलिस को मिल जाता है। पुलिस को पता लग जाता है कि आखिर यह कौन है। तो पुलिस को पता लगता है कि इसका नाम प्रियांशु है, जिसकी उम्र 25 साल है और इसकी शादी आज से 45 दिन पहले ही हुई है। और 45 दिन पहले जिससे शादी हुई है उस पत्नी का नाम है गुंजन, जो कि 30 साल की है, यानी कि प्रियांशु से उम्र में 5 साल बड़ी है। जो प्रियांशु है वो नवीनगर थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है, बड़वान गांव का रहने वाला है, क्योंकि उसकी जेब से उसका फ़ोन भी था और मोबाइल नंबर देखे जाते हैं तो सारी जानकारी पुलिस को यहीं पर मिल जाती है। फिर पुलिस उसके घर वालों को भी बुलाती है। अब तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस को और भी पता चलता है कि आखिर ये मामला क्या था। तो थोड़ा सा क्लू पुलिस को मिल जाता है कि यह बनारस अपनी बहन से मिलने के लिए गया था उसके घर पर, और उससे मिलने के बाद यह वापस लौट रहा था। रेलवे स्टेशन से इसने बाइक लेकर यह घर के लिए निकला था और फिर रास्ते में इसकी शूटरों ने हत्या कर दी, यानी कि किसी ने इसको गोलियों से भून डाला था। अब दोस्तों इसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पर इसकी पत्नी गुंजन, जिसकी अभी 45 दिन पहले शादी हुई है इससे, वहाँ जा कर के वह ज़ोर ज़ोर से दहाड़े लगा कर रोने लगती है। उसको रोता हुआ देखकर जो आस पड़ोस के लोग और पुलिस वाले भी ये सोचते हैं कि देखो बेचारी का घर बिखर गया। 45 ही दिन तो हुए थे इसकी शादी को अभी हुए, लेकिन दोस्तों उसके बाद अब पुलिस अपनी कार्यवाही में जुट जाती है। जहाँ पर यह हत्याकांड हुआ था उसी जगह पर आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप लोगों ने कुछ देखा था या फिर आप लोगों को कोई अंदेशा हो या फिर कोई भी क्लू आपके पास हो तो हमें ज़रूर बताएं। पुलिस ये सारी बातें जनता के अंदर रिलीज कर देती है। अब एक हफ्ता गुजर जाता है और एक हफ्ते तक पुलिस लगातार अपनी कार्यवाही में जुटी हुई थी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली जा रही थी। तभी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक बाइक वहाँ से गुजरती है। पक्का ये मालूम नहीं था कि भाई इन्होंने ये हत्या की है, बस वैसे ही उस जगह से उस समय पर एक बाइक वहाँ से गुजर रही थी और उस बाइक का नंबर सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है। अब पुलिस वाले कहते हैं ना, मतलब एक डोरा डालते हैं, देखते हैं कि शायद कोई केस सुलझ जाए। अब यहाँ पर जो बाइक होती है जिसकी, उसका नाम होता है मुकेश शर्मा, और मुकेश शर्मा को पूछताछ करने के लिए पुलिस बुला लेती है। पुलिस को ये पता नहीं था कि भाई इसने कांड किया है, बस उस समय वहाँ से इसकी बाइक गुजर रही थी। अब तो पुलिस के पैंतरे आप लोग जानते ही हैं। मुकेश शर्मा जैसे ही पुलिस थाने में आता है तो पुलिस वाले डायरेक्ट उससे कहते हैं कि हाँ भाई बता मुकेश, तुमने उस आदमी की, उस लड़के की हत्या क्यों की। अब यह बात सुनते ही जो मुकेश शर्मा होता है थोड़ा सा विचलित हो जाता है, चेहरे पर पसीने आने लगते हैं और उसके बाद वह टेंशन सी में आ जाता है और इसी बात को पुलिस भांप जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर इसने ही की है। अब तो मुकेश से सख्ती से पूछा जाता है और पूछने के बाद जब उससे सख्ती से पूछा जाता है तो मुकेश बहुत घबरा रहा था और फिर घबराहट में वह राज खोल देता है। मुकेश बताता है कि साहब, मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम है जयशंकर, हम दोनों बाइक पर थे
और हम दोनों ने ही इस प्रियांशु नाम के लड़के की हत्या की है और ये हमारा कोई मैटर नहीं था। हमसे तो हत्या करवाई गई है, हमें सुपारी दी गई थी। अब पुलिस पूछती है कि सुपारी किसने दी थी, तो यह व्यक्ति बताता है कि हमें सुपारी इस प्रियांशु के ही पत्नी ने दी थी, जिसकी शादी अभी 45 दिन पहले ही हुई है। अब तो यह बात जान करके दोस्तों पुलिस भी हैरान परेशान की पत्नी तो बड़ी रो रही थी अपने पति की याद में, और जो पत्नी होती है वह घर पर सफ़ेद साड़ी पहन करके लोगों की सिंपैथी ले रही थी। पुलिस तुरंत घर पर पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद उस पत्नी को उठाया जाता है, जबकि यहाँ पर कुछ लोग विरोध भी करते हैं कि इस बेचारी का क्या कसूर है, लेकिन पुलिस कहती है कि हमारे मामले में टांग मत अड़ाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। और उसके बाद दोस्तों इस लड़की को पकड़ लिया जाता है। इसको थाने में जब ले जाया जाता है और सख्ती से इससे पूछताछ की जाती है, तो पहले तो यही बताती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब ये टूट जाती है तो उसके बाद बताती है कि हाँ मैंने ही ये सुपारी दी थी अपने प्रेमी फूफा के साथ मिल कर के। अब तो वह बताती है उसके फूफा का नाम है जीवन सिंह, जो कि उसका सगा फूफा है और उसकी उम्र है तकरीबन 55 साल। उसने और मैंने मिल कर के, मेरा फूफा मेरा प्रेमी है, हम दोनों ने मिल कर के सुपारी दे कर के मैंने अपने पति प्रियांशु की हत्या करवाई है। अब यह राज पुलिस के सामने आ गया था। पुलिस भी हैरान कि यार एक लड़की इतनी उम्र वाले से प्यार करती है और अपने पति को मरवा दिया 45 दिन में, शादी हुए 45 दिन हुए हैं बस। तो दोस्तों यहाँ पर जो राज और खुलता है पुलिस के सामने, वो राज ये था कि जो यह लड़की थी गुंजन, इसकी उम्र 30 साल थी, जो अपने पति से 5 साल बड़ी थी, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया है। यह गुंजन 15 साल पहले से ही अपने सगे फूफा, जिसका नाम होता है जीवन सिंह, उससे प्रेम प्रसंगों में थी। यानी कि 15 साल पहले ये 15 साल की होगी, क्योंकि फिलहाल ये 30 साल की है, तो 15 साल की उम्र से ही फूफा के साथ यह अफेयर में थी। और फूफा जो कि अपनी भतीजी के साथ ऐसा कुकृत्य कर रहा था। अब 15 साल गुजर जाते हैं, गुंजन 30 साल की हो जाती है और अब इसके घर वालों को पता लग जाता है। 2-3 साल पहले गुंजन अपने परिवार वालों से कह देती है कि तुम मुझसे कुछ भी कह लो, मैं फूफा को नहीं छोड़ने वाली, और तुम मेरी फूफा के साथ शादी क्यों नहीं करवा देते हो। लेकिन वह जैसे ही अपने घर वालों से कहती है कि मेरी शादी मेरे फूफा के साथ करवा दीजिए, तो उसके घर वाले कह देते हैं कि ऐसे कैसे शादी हो सकती है, वो तुम्हारा फूफा है और उम्र में भी तुझसे काफ़ी बड़ा है, कल को 2-4 साल के बाद वह मर जाएगा, फिर तू विधवा हो जाएगी, और तुझे शर्म नहीं आए तू अपने फूफा के साथ नैन लड़ा रही है। इस तरह से घर वाले उसकी थोड़ी सी क्लास लगाते हैं। लेकिन उसके बाद अब जो इसके घर वाले होते हैं इसकी सगाई के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं दोस्तों, जबकि ये बहुत गलत था। माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बिगड़ैल औलाद को किसी सीधे साधे लड़के के पल्ले बांधोगे तो हो सकता है उसकी भी जान चली जाए, और यहाँ पर ऐसा ही कांड हुआ है इस घटना के अंदर। अब तो इसके जो माँ बाप होते हैं इसके लिए लड़का ढूंढने लगे थे और उनको लड़का मिल जाता है प्रियांशु, जिसकी उम्र थी 25 साल। पहले तो कोई भी लड़का इस लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि सबको पता लग चुका था, इसके जो आस पड़ोस में घर थे तो वो बता दिया करते, चुगली कर दिया करते, तो कोई भी लड़का इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। प्रियांशु जो होता है ये थोड़ा दूर का था और इसके पास कोई चुगलखोर पहुंच नहीं पाया था, और इसलिए प्रियांशु के साथ इसकी शादी हो जाती है। और प्रियांशु बिल्कुल अनभिज्ञ था कि उसकी नई नवेली दुल्हन 15 साल से क्या गुल खिलाकर आई है। उसके बाद प्रियांशु अपनी पत्नी के साथ जीने मरने की कस्में खाता है, और उसके साथ ये भी कस्में खाती है कि प्रियांशु मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जीवन गुजारूंगी। इसी तरह से 45 दिन गुजर जाते हैं। शादी बड़े धूमधाम से होती है, पति के घर जाती है और वहां जाने के बाद 45 दिन इनके गुजर जाते हैं। अब 45 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद जो यह लड़की होती है इसका अपने फूफा के बगैर मन नहीं लगता है। बार बार फूफा के पास फ़ोन करती कि फूफा मेरा मन नहीं लग रहा है, बस तुमसे मिलना है। फूफा भी कहता है कि अरे मेरा भी मन नहीं लग रहा है, जब से तुम्हारी शादी होकर गई है हम तो समझो विधवा से हो गए हैं, बेवा से हो गए हैं तुम्हारे बगैर। इस तरह की बातें इनके बीच में चलती हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक हैं, क्योंकि दोस्तों फूफा जो कि पिता की उम्र का था और लड़की खुद 30 साल की हो चुकी थी, और फिर भी जब शादी हो गई थी तो उसके बाद भी उसको फूफा नज़र आ रहा था। तो अब यहाँ पर होना क्या था दोस्तों, वही होना था जो इनके कर्तव्य थे, जो इनके कर्म कांड थे। अब ये दोनों आपस में मिलना चाहते थे, तो लड़की कहती है अपने फूफा से कि हम ऐसे तो आपस में नहीं मिल सकते, ऐसा करते हैं
मेरा जो पति है प्रियांशु इसको रास्ते से हटा देते हैं, और इसको रास्ते से जैसे हटाएंगे तो मैं अपने मायके आ जाऊंगी और वहाँ पर फिर हमारा और तुम्हारा मिलन चलता रहेगा। यह प्लानिंग यहाँ पर कर ली जाती है। और उसके बाद यह भी कहते हैं कि जब मेरा पति मर जाएगा तो मैं विधवा हो जाऊंगी और उसके बाद मुझसे कोई शादी नहीं करेगा और फिर मैं फूफा से शादी कर लूँगी। यानी कि कितनी बेवकूफ़ी की बात थी। तो यह बात अब दोनों प्लानिंग के तहत बात करके और अब ये प्लानिंग करते हैं कि इसको सुपारी देकर मरवाना होगा, क्योंकि हमसे तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उसके बाद सुपारी दी जाती है एक लड़के को जिसका नाम होता है मुकेश शर्मा, और उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है जयशंकर। इन लोगों को सुपारी दे दी जाती है। और अब ये दोनों कहते हैं भाई हम कैसे उसको टपकाएंगे, हमें तो उसका आता पता नहीं होता है। इसी काम में तकरीबन काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, 10-12 दिन। और जो पत्नी होती है वह घात लगा कर बैठी हुई थी कि उसका पति कभी बाहर निकले और जैसे ही वो बाहर जाए और मुझे पता हो कि कौन सी जगह पर है, और मैं तुरंत अपने लोगों को यानी कि जो सुपारी जिनको दी है उनको बता दूं और वो लोग उसको निपटा जाएं। अब तो दोस्तों यह मौका उसको मिल ही जाता है। जो उसका पति होता है प्रियांशु, वह अपनी बहन से मिलने के लिए बनारस चला जाता है और वह अपनी बहन के घर पर रुकता है एक दिन। उसके बाद दूसरे दिन आने वाला था। इधर उसकी पत्नी गुंजन को मौका मिल गया था कि आज मौका मिला है, अपने फूफा से कहती है। अब गुंजन मीठी बन करके यानी कि प्यार प्यार में अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि कहाँ हो जी, आ जाओ, मन नहीं लग रहा है आपके बगैर, घर सूना सूना सा लगता है, घर काटने को दौड़ता है, अकेली हूँ ना। तो उसके बाद जो उसका पति होता है प्रियांशु, वह कहता है, वह सोचता है कि यार पत्नी कितनी अच्छी मिली है जो मेरा इतना ख्याल रख रही है। लेकिन प्रियांशु को क्या पता था कि उसकी पत्नी अब उसका पत्ता साफ करने वाली है। प्रियांशु उससे कहता रहता है कि मैं अब चल दिया हूँ और अभी घर से निकला हूँ बहन के घर से और अभी मैं स्टेशन पर जाने वाला हूँ। और उसके बाद वो स्टेशन पर जाकर ट्रेन में बैठ करके आ जाता है अपने रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ से फिर से पत्नी का फ़ोन आता है कि कहाँ आ गए। वह बताता है कि मैं अब रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ और यहाँ से अपनी बाइक उठाऊँगा और सीधा बस तुम्हारे पास आ ही रहा हूँ, चिंता मत करो। तो यही खबर दोस्तों वह पत्नी उन 2 गुंडों को दे देती है जो सुपारी किलर थे। उनको पता लग जाता है, फ़ोटो भेजा ही था। अब वह वहीं से उसका पीछा करने लगते हैं, रेलवे स्टेशन से पहचान चुके थे। और उसके बाद दोस्तों हाईवे पर, जो मेन हाईवे होता है उस जगह पर, वह जब जंगलों से गुजरता है तो जैसे ही जंगलों से वह गुजर रहे थे, पीछे पीछे वो 2 लोग बाइक पर थे, आगे आगे यह प्रियांशु था। और जैसे सुनसान जगह दिखती है हाईवे पर, चारों तरफ जंगल थे, कोई आ जा नहीं रहा था, तभी दोस्तों वह उस लड़के के ऊपर फायरिंग कर देते हैं और उसको छलनी कर दिया जाता है। और उसके बाद यह लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों यह खुलासा पुलिस के सामने और लोगों के सामने हुआ था। और जो प्रियांशु होता है उसके माँ बाप रो रो कर कह रहे थे कि अगर तुझे उस फूफा के साथ रहना था, उस बुढ़ापे के साथ रहना था, तो तू हमारे बेटे के साथ शादी करके क्यों आई, तो उसके साथ ही रह लेती। मेरे बेटे का क्या कसूर था, वो तो बेचारा भोला था, सीधा साधा था, अभी ज़िंदगी शुरुआत की थी ज़िंदगी की। लेकिन दोस्तों ऐसी औरत जब किसी के घर पर आ जाए या कि कोई ऐसी औरत के चक्कर में फंस जाए तो बस फिर तो लेने के देने पड़ जाते हैं। यहाँ पर इस औरत ने ये भी नहीं देखा कि भाई फूफा तो बुढ़ा है और मेरा पति नवयौवन से भरपूर जवान है और मुझसे भी 5 साल छोटा है, तो इसके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और जीवन को आगे अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार वो कहा जाता है ना, वैसे तो सारी औरतों के बारे में मैं नहीं कह रहा, लेकिन कई बार कहा जाता है कि औरत की बुद्धि उसके घुटने में होती है। तो ऐसी घटनाओं को देखने के बाद सच में ही यकीन होने लगता है कि वाकई में ही लगता है औरत की बुद्धि उसके घुटने में ही है, ऐसी औरत की जो ऐसी परसेंटेज में होती हैं। लेकिन दोस्तों मैं तो यहाँ पर ये भी कहूँगा कि उस मर्द जो फूफा था उसकी भी बुद्धि घुटने में थी, क्योंकि उसने भी तो साथ दिया था इस औरत का। तो इस तरह से दोस्तों कई बार समाज, देश और दुनिया के अंदर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगर उस लड़के से उसको प्यार नहीं था या फिर अपने फूफा से ही प्यार था तो लड़के से शादी उसको नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा दोषी मैं तो यहाँ पर इस लड़की के माँ बाप को मानूंगा, क्योंकि जिनको सारे कर्मकांड का पता था, उनको पता था कि उनकी बेटी 15 साल से फूफा के साथ मुंह काला कर रही है, तो अब अपनी बेटी को हम किसी दूसरे लड़के के पल्लू बांधेंगे तो क्या गारंटी है उसको छोड़ देगी, उसको नहीं डसेगी,
उसको भी वह जान से मार सकती है। तो यह दोस्तों उन माँ बाप से मैं कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, अपनी लड़कियाँ अगर बिगड़ जाएं तो उनकी शादियाँ उन्हीं लोगों से कर दें जिनके साथ वह मुंह काला करती हैं। 2-4 साल के बाद उनको खुद अकल आ जाएगी, उनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। उनके चक्कर में दोस्तों किसी दूसरे के बच्चे की जान ना लें, ये थोड़ा सा विचार ज़रूर करें। किसी की लड़की अगर बिगड़ी हुई है तो उसको किसी सीधे साधे लड़के के पल्लू ना बांधें, क्योंकि उसने बेचारे ने ज़िंदगी में अभी नई नई पंखें फैलाई हैं, ज़िंदगी को अपने नज़रिए से देखेगा और उसके साथ किसी लड़की की शादी करने के बाद लड़की उसकी ज़िंदगी को ही निकल जाती है। तो उस सीधे साधे लड़के का क्या कसूर होता है, जैसा कि यहाँ पर प्रियांशु का क्या कसूर था दोस्तों। तो थोड़ा सा सावधान रहें, कम से कम बिगड़ेल औलाद को किसी सीधे साधे के गले ना बांधें, क्योंकि बहुत पाप लगता है दोस्तों अगर ऐसे कोई काम हो जाता है। तो इस घटना के बारे में आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है पंकज कुमार जो वीडियो को देखते हैं लगातार, मोहम्मद मुजाहिद कमेंट करते हैं, दुर्योधन कमेंट करते हैं, दिलीप राजपूत हैं, राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं, रफ़ीक खान कमेंट करते हैं, श्यामलाल चौधरी कमेंट करते हैं नौका बीकानेर से। और उसके बाद हमारे साथ हैं कुमार विमल कमेंट करते हैं, सत्या टंडन कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, साहब सिंह कमेंट करते हैं, हसीन अहमद कमेंट करते हैं और खेमराज भाटी कमेंट करते हैं, सुंदरलाल अहिरवार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी कहते हैं कि पति देखता है कि पुड़िया हाथ में आ गई है, उसके बाद जो होगा वो होगा। जी बिल्कुल, पिछली वीडियो में से इन्होंने उठाया जो जहर दे दिया था पत्नी ने। उसके बाद कल्याण सिंह लोधी कमेंट करते हैं, छगनदास कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से, कलमुद्दीन कमेंट करते हैं भाई हमारे राजकिशोर दोबारा से। उसके बाद केशव चंद कमेंट करते हैं, विनोद राघव कमेंट करते हैं और हम वीडियो देखते हैं कहते हैं, मयंक चिकारा कमेंट करते हैं। और उसके बाद कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम ले लेता हूँ। हमारे साथ अशोक कुमार कमेंट करते हैं, सऊदी में रहते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार कमेंट करते हैं, जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, सूरज डियो हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, फिजी से हैं, समाधान पाटिल भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को कैसे जीना है ये शिक्षा मिलती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी समाधान पाटिल जी आपका। सुजीत कुमार और उसके बाद हमारे साथ राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम राम भाई साहब, मेरा नाम राजेंद्र धेरू, गाँव सबरपुर जिला फतेहाबाद का रहने वाला हूं जी। और आपकी कहानी सुनते सुनते कभी कभी तो 2 बज जाते हैं रात को, और बहुत ही बढ़िया और सीख देने वाली कहानी होती है भाई साहब आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी राजेंद्र जी। उसके बाद हमारे साथ है लजरास राजू कमेंट करते, सर जी मैं 3-4 दिन पहले एक लड़की का फ़ोन आया था मेरे पास, बुलाती थी मेरे को घर, लेकिन मैं गया नहीं। और इन्होंने हमारी वीडियोस को देख करके कुछ यहाँ पर सीख ली है भाई ने। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई को। और कहते हैं कि आपका वीडियो देखा तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा लिखा है। मोनू जैन कमेंट करते हैं, अजय देवनाथ कमेंट करते हैं, संतोष ओझा कमेंट करते हैं, मुकेश अशोक कुमार दोबारा से हैं, रामपाल कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ वसीम अहमद और जैनुद्दीन दोबारा से हैं, चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं। और जी सूरज डियो हमारे भाई दोबारा से कमेंट करते हैं और प्रेम जोशी कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा और वीडियोज़ को लगातार ज़रूर देखा करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।